दोस्तों हेलो। अभी हमारे उत्तराखंड इतिहास की एक और नई सीरीज वीडियो आ चुकी है जिसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और उत्तराखंड महाजनपद काल का जो दौर था उस समय उत्तराखंड की स्थिति क्या रही होगी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भारत की यदि हम बात करें तो 16 महाजनपदों में भारत एक समय बटा हुआ था। इसे हम प्रथम राजनैतिक भारत की स्थिति के रूप में मानते हैं। और उत्तराखंड में भी उस समय कुछ न कुछ स्थितियां रही थी। कुछ जनपद उत्तराखंड में भी रहे थे, हालांकि उन्हें महाजनपद तो नहीं कहेंगे, लेकिन महाजनपदों के ही कुछ छोटे से हिस्से जनपदों के रूप में उत्तराखंड में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो हम बिना रुके सीधा स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो के सारे कंटेंट आपके आने वाले एग्जाम्स, पुलिस, पटवारी, लेखपाल आदि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यह वीडियो आज की शुरू करते हैं हम। महाजनपद काल क्या होता था इसके बारे में थोड़ा सा भारत विशेष से भी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां नोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी उत्तराखंड के एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के काल को ही महाजनपद काल कहा गया था, जहाँ से भारत में राजनैतिक इतिहास की शुरुआत होती है। वह काल कहा जाता है महाजनपद काल। देखिए, भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के मध्य इतिहास काल और इतिहास काल में भी हम फिर सिंधु घाटी सभ्यता अलग से पढ़ते हैं, फिर वैदिक काल अलग पढ़ते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। और उत्तर वैदिक के काल के बाद जो समय आता है उसी समय को ही महाजनपद काल कहा गया, यानी भारत राजनैतिक शक्तियों में विभाजित होने लग गया था। इस काल को प्राग बुद्ध काल भी कहा गया है, यानी बुद्ध काल के समय का जो काल था उसे प्राग बुद्ध काल कहा जाता है। मध्य हिमालय सहित उत्तर भारत में इस काल में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी, यानी जो हमारा ये उत्तराखंड का हिस्सा था गढ़वाल और कुमाऊं सहित, यहाँ पर कोई सार्वभौमिक सत्ता तो नहीं थी। लेकिन आगे चल कर के नंद वंश ने, जो भारत भर में मगध राज्य में जिसका शासन था, उस नंद वंश ने उत्तर भारत में प्रथम विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। और उन्हें इस साम्राज्य का प्रथम श्रेय भी जाता है उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने का। लेकिन उन्होंने उत्तराखंड में शासन नहीं किया था, मगध राज्य से ही वह अपना शासन चलाते थे। अब भारत में महाजनपदों का काल या उदय किस प्रकार से हुआ, तो भारत में महाजनपदों का उदय आर्य जातियों के परस्पर विलीन से हुआ है। यानी जो उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग भारत में रहते थे, उन लोगों के आपस में परस्पर जब विलीनीकरण हुआ, जब आपस में मिलने लग गए, उसके बाद महाजनपदों का उदय हुआ था। यह याद रखें हम कि आर्य जाति के ही लोगों के द्वारा महाजनपदों का विकास किया गया। संपूर्ण भारत में राजनैतिक इतिहास का प्रारंभ 600 BCE यानी 600 ईसा पूर्व में ही महाजनपद काल माना जाता है। इस काल में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार होने लगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि यह एक दौर था जिसे कि हम लौह युग के बाद का दौर कहते हैं। यहाँ पर लौह के उपकरण, कई सामग्रियाँ हमने इस्तेमाल करना सीख ली, कृषि भी अच्छे तरीके से करने लग गए और व्यापार में भी हमारे वृद्धि होने लग गई। तो इस कारण की वजह से आपस में लोगों में मतभेद होने लगे, शक्तियों का एक दूसरे के ऊपर हम लोग थोपने लगे। इस कारण से कुछ लोग उनमें शक्तिशाली बन गए और इन्हीं लोगों ने बाद में जाकर के महाजनपदों का गठन कर लिया, यानी वहाँ के प्रशासक या शासन करने लग गए थे। हुआ क्या कि लोहे के हथियारों के प्रयोग में जो क्षत्रिय वर्ग की शक्ति थी वह अपार वृद्धि से बढ़ती रही। जो क्षत्रिय लोग होते थे, जो रक्षक होते थे किसी गढ़ के या किसी क्षेत्र के रक्षक, उन लोगों की शक्ति बढ़ गई थी, क्योंकि वे लोग हथियारों का इस्तेमाल करने लग गए थे और हथियारों के प्रयोग से अन्य लोग उनसे भयभीत होने लग गए थे। बाद में हुआ क्या कि जो उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे, छोटे छोटे जनपद यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो छोटे छोटे नगर बसे हुए थे, उनसे बाद में बड़ी शक्ति बनी और वही बड़ी शक्ति बन करके महाजनपदों में परिवर्तित हो गए थे। तो यह थी भारत में महाजनपद का उदय किस प्रकार से होता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमें याद रखने हैं, जैसे कि आर्य जातियों ने ही महाजनपदों की शुरुआत की थी और इसी महाजनपद के काल को ही हम राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कहते हैं। और इसका जो समय था 600 BCE का समय था। और यहाँ पर
अधिकतर व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होने के कारण जनपदों के उदय का भी ये प्रमुख कारण था और क्षत्रिय वर्ग की शक्ति बढ़ने के कारण ही महाजनपदों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। कुछ महाजनपद भारत में थे, उन महाजनपदों की कुल संख्या थी 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों में भी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम मगध था और जिसकी राजधानी राजगृह होती थी। इस चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं मगध राज्य यहाँ पर है। बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास का जो एरिया पूरा था वह मगध था। तो आज वर्तमान में यदि हम कहें तो बिहार का जो क्षेत्र था वह मगध में था। इस प्रकार से अलग अलग से कई महाजनपद हैं। आप इस पेज को स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, इसमें सभी महाजनपद हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी दिए हुए हैं। तो अब इन 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद महत्वपूर्ण थे, इनके विशेष रोचक तथ्य हम पढ़ लेते हैं। तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे, जिनमें से सबसे शक्तिशाली था मगध। इसके साथ ही ये 3 अन्य भी शक्तिशाली माने गए हैं। इन 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद और था जिसका नाम था अस्मक। यह अस्मक जनपद दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे ये दक्षिण भारत में है जिसका नाम है अस्मक और गोदावरी जिसको कि दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र भी है। तो इसके निकट बसा हुआ एक अस्मक जनपद था जो मात्र एक दक्षिण भारत का था, बाकी अन्य सभी जनपद उत्तर भारत में स्थित थे। इनमें से वज्जी एवं मल्ल में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। 2 ही ऐसे महाजनपद थे जिनमें गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी जिस प्रकार से आज लोकतंत्र है वैसे ही यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। बाकी अन्य जितने भी 14 महाजनपद थे उन सभी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था चलती थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम याद रखें कि मात्र 2 वज्जी और मल्ल, इन दोनों में ही गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं होती थी। यहाँ पर है ये मल का मतलब यह नेपाल क्षेत्र में आता था और दूसरा है वज्जी जो कि यहाँ बिहार और पश्चिम बंगाल के नज़दीकी क्षेत्र में था। तो इन दोनों में गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं होती थी। अब इन महाजनपदों का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जानकारी कैसे मिलती है कि महाजनपद भारत में 16 थे या इस प्रकार से इनकी व्यवस्थाएं थी। तो इनके साक्ष्य के रूप में बौद्ध ग्रंथों में वर्णित किया गया है। अगुंतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ था और दूसरा था महावस्तु। इन 2 बौद्ध ग्रंथों में ही 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी हमें महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती थी। तो उस समय इन महाजनपदों में भी बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह थी हमारे भारत के 16 महाजनपदों की कुछ संक्षिप्त जानकारी। आई होप कि आपको यह कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करते रहना। अब है हमारे पास मध्य हिमालयी प्रमुख जनपद, यानी हम अब यहाँ पर महाजनपद नहीं कहेंगे क्योंकि उत्तराखंड में महाजनपद नहीं थे, उनकी छोटी इकाई जनपद होती थी। तो उत्तराखंड में कौन कौन से जनपद थे, उत्तराखंड के प्रमुख जनपदों को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पहले जनपद का नाम था कलकूट, जिसको कि वर्तमान में कालेसी भी कहते हैं और इसी कालेसी को या आप सुधनगर कहें या कलून कहें या कलकूट कहें या कालेसी कहें, एक ही नाम है। तो यह कलकूट जो क्षेत्र था सबसे प्रमुख जनपद था और इस जनपद को यमुना नदी घाटी क्षेत्र में माना गया है जो कि वर्तमान में भी है। तो कलकूट या कालेसी को लेकर के हमने पिछली वीडियोज़ में बताया है, आप वहां जाकर के उस वीडियो की लिंक में जाकर के उस वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरा था कुलून। तो कुलून क्षेत्र सतलज तथा टोंस नदियों के मध्य का क्षेत्र था, यानी जो हिमाचल का एरिया है वह हिमाचल और आधा पंजाब और आधे उत्तराखंड की बाउंड्री से लगा हुआ जो प्रदेश था उसे कुलून क्षेत्र कहा गया था, यानी सतलज और टोंस नदी के मध्य का क्षेत्र कहा गया था। तीसरा था युगंधर, और युगंधर यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित एक जनपद था जिसको कि काशिका भी नाम दिया गया है। अगला था कतरी, और कतरी को अल्मोड़ा के कत्यूर क्षेत्र को कहा गया है और वर्तमान में जो अल्मोड़ा में कत्यूर क्षेत्र है उस महाजनपद काल के दौरान कतरी क्षेत्र नाम दिया गया था। अगला है रंकू। रंकू प्रदेश कहा गया था जहां के लोग रंका भाषा का इस्तेमाल करते थे या रंका भाषी प्रदेश हम कह सकते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में अलकनंदा तथा पिंडर घाटी क्षेत्र को माना जाता है, रंकू जनपद। अगला है उशीनगर जनपद। तो उशीनगर कहा गया है हरिद्वार के कनखल क्षेत्र को।
और अंतिम जो प्रमुख जनपद था उसका नाम था भारद्वाज। पूरे गढ़वाल क्षेत्र को नाम दिया गया है भारद्वाज। ये कुछ प्रमुख हमारे जनपदों के नाम हैं जो मध्य हिमालयी क्षेत्र में स्थापित किए गए थे। तो इनका भी अपने समय में बहुत महत्व था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नागों और कुलिंदों की अनेक शाखाएं इस क्षेत्र की प्रधान राजशक्तियां थी। तो इस क्षेत्र में शासन करने वाली जो राजशक्तियां थी वह कुलिंद और नाग ही थी। और नाग वंश का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था बाड़ाहाट और गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। और कुलिंदों के बारे में तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हमारे कुलिंदों से संबंधित ही होने वाली है। तो यह थे हमारे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख जनपद जो कि महाजनपद काल के दौरान थे। अब है आगे मौर्य काल में उत्तराखंड की स्थिति क्या रही थी, यानी वही मौर्य काल जिस समय की अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। तो मौर्य काल का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य है। अब इस मौर्य काल के दौरान विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस किताब में कहा गया कि चंद्रगुप्त ने हिमालय के राजा प्रवर्तक से मैत्री संधि की थी और प्रवर्तक का राज मध्य हिमालय में होता था। चंद्रगुप्त के समकाल में मध्यकाल में एक प्रवर्तक नाम का राजा था जिससे चंद्रगुप्त ने संधि की थी और यह मध्य हिमालयी क्षेत्र वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित साम्राज्य पर ही उनके पुत्र बिंदुसार तथा उनके पौत्र यानी नाती चंद्रगुप्त के नाती अशोक ने भी शासन किया था। और वही अशोक जिन्होंने कि उत्तराखंड में कालिसी के अभिलेख भी लिखे थे। अशोक काल में बौद्ध की तृतीय संगीति होती है जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य होते हैं। और कहा गया कि इन्होंने हिमवंत में हिमाचल प्रदेश से कुमाऊं तक धर्म विजय के लिए थेर मज्झिम और उसके 4 साथियों को भेजा था। किन्होंने भेजा था? मोगलीपुत्र तिस्य ने। और वे मोगलीपुत्र कौन थे? जिन्होंने कि अशोक काल में बौद्ध की तृतीय संगीति की थी। और इसीलिए बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। यहाँ से हमें यह साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड का नाम हिमवंत प्रदेश भी कहा गया है। और उसी हिमवंत प्रदेश में ही मोगलीपुत्र तिस्य ने थेर मज्जिम और उनके 4 साथियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। अगला है कालिसी यानी कालकूट। तो यह कालिसी क्षेत्र अशोक के शिलालेख के लिए जाना जाता है। तो अशोक ने यहाँ पर 257 ईस्वी पूर्व में अपने शिलालेख उत्खनन करवाए थे। और कहा जाता है कि यह कालिसी अशोक की उत्तरी सीमा हुआ करती थी और यहीं पर ही इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था भी की थी। साथ ही साथ उन्होंने इस क्षेत्र को अपरांत क्षेत्र नाम दिया था और पुलिंद यहाँ के निवासियों को संबोधित किया था। और मध्य हिमालय में तब कुलिंद की राजधानी हुआ करती थी। जब अशोक ने यहाँ पर अपने शिलालेख लिखे तब उत्तराखंड में कुलिंद जाति का निवास था। जो कालिसी स्थान था वह अशोक के साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था। तो कालिसी के अभिलेख से संबंधित आप डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी पिछली वीडियो सीरीज में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने अभिलेख या साक्ष्यों में कालिसी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगला है कि शिलालेख में प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी मिली थी। अशोक के शिलालेख से हमें कुछ प्राप्त शब्दावलियाँ मिली जिससे पता चलता है इस क्षेत्र को किन किन नामों से संबोधित किया गया है और क्षेत्र के कुछ पदाधिकारी और क्षेत्र के कुछ इकाइयों को अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है अशोक के शिलालेख में। जैसे पहला है पल्लिका। पल्लिका कहा गया है छोटे ग्राम को, जो छोटे छोटे से गांव होते हैं उनको पल्लिका कहा गया है अशोक के शिलालेख के अनुसार। और दूसरा कहा गया है महत्तम। महत्तम का मतलब होता था ग्राम प्रधान, जिसको कि अंग्रेजों के समय में प्रधान जी नाम दिया गया था। और भृत्य नाम दिया गया सेवक को, जो कि ग्राम का सेवक होता था उसे भृत्य नाम दिया गया। जबकि प्रतिहार नाम दिया गया द्वार रक्षक को, जिसको कि हम द्वारपाल भी कह सकते हैं। तो द्वार का जो रक्षक होता था उसे प्रतिहार नाम दिया। और कोटपाल एक नाम दिया गढ़ रक्षक को, जो पूरे गढ़ की रक्षा करने वाला था उसको कोटपाल नाम दिया गया। और बलाध्यक्ष एक नाम दिया गया सेना नायक को, जो सेनापति होता था, सेना का सबसे प्रमुख हेड होता था, उसे बलाध्यक्ष नाम दिया गया। बल
का अध्यक्ष यानी शक्ति का अध्यक्ष, और शक्ति सेना में होती थी। तो इस प्रकार से, और एक नाम दिया गया अक्षपटलिक। तो अक्षपटलिक लेखा परीक्षक, जो लेखा जोखा का काम करता था, उस लेखा परीक्षक को अक्षपटलिक नाम दिया गया। और अगला नाम दिया गया है तालुका। तालुका तहसील को कहते थे, और कुलचारिक कह देते थे तहसीलदार को। जैसे छोटे ग्राम को अलग कहा गया, तहसील को अलग कहा गया, तहसीलदार को अलग कहा गया, और ग्राम प्रधान या सेवक या गढ़ रक्षक, द्वार रक्षक, इन सभी को अलग अलग शब्दावली से संबोधित किया गया, जबकि संपूर्ण क्षेत्र के लोगों को पुलिंद नाम से संबोधित किया गया था। आइए, इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट नोट है कि अशोक के शासनकाल के 17वें और 18वें वर्ष में हिमवंत में बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम प्रचार हुआ था। यानी अशोक ने जब शासन किया था, उसके 17वें और 18वें साल के बाद उत्तराखंड में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो अशोक के काल के दौरान उत्तराखंड में ही बौद्ध का अधिक प्रचलन भी हुआ। और इसी समय में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का अधिक प्रसार होने लगा था, तो एक राजा होते थे जिनका नाम था मोरध्वज, और उन्होंने उत्तराखंड में हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना या हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मोरध्वज का स्तूप भी स्थापित किया था मालिनी नदी घाटी के क्षेत्र में, पौड़ी में। अशोक के शासनकाल के 17वें 18वें वर्ष बाद जब हिमवंत में बौद्ध धर्म का प्रथम प्रसार हुआ, उस समय को बौद्ध की पहली लहर मध्य हिमालय क्षेत्र में कहा गया कि लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा अपनाने लगे थे। तो कुल मिलाकर के मौर्य वंश का उत्तराखंड में बहुत प्रभाव रहा, और वह रहा बौद्ध धर्म को लेकर के, क्योंकि कालसी में भी बौद्ध धर्म से संबंधित लेख भी लिखे गए थे, और यहीं से लेकर के यहाँ के पुलिंद लोगों से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि आप भी बौद्ध धर्म को अपनाएं, बौद्ध धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो उस दौर में उत्तराखंड के आदिवासी जितने भी लोग थे यहाँ के, सब लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। शुंग काल में उत्तराखंड की स्थिति क्या थी? तो शुंग काल में उत्तराखंड की स्थिति कैसे रही? मौर्य काल के बाद शुंग काल आया, और शुंग काल में उत्तराखंड में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होने लगे। तो मौर्य साम्राज्य का मध्यवर्ती भाग पुष्यमित्र शुंग के अधीन हो गया था। तो जो मौर्य साम्राज्य के अशोक ने जो क्षेत्र जीता था, या चंद्रगुप्त ने जो क्षेत्र मध्य हिमालय के क्षेत्र को अपने अधीन किया था, वह बाद में पुष्यमित्र शुंग के अधीन हो गया था, जो कि शुंग काल का यानी शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। तो कहा गया कि देहरादून जनपद के जो अंबानी ग्राम में भद्रमित्र की जो मृण मुद्रा प्राप्त हुई है, उसकी लिपि शुंगकालीन बताई गई है। तो शुंग काल के ही दौरान में एक भद्रमित्र नाम से एक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है देहरादून के अंबानी ग्राम से, और यह कहा जाता है कि शुंग काल का ही साक्ष्य प्राप्त हुआ था। यानी उत्तराखंड में शुंग काल का भी अस्तित्व रहा है। हालांकि यहाँ पर पूर्ण तरीके से शुंगों ने शासन नहीं किया, लेकिन उनके क्षेत्र के अंदर ये भी आता था, यह भी उत्तराखंड भी शामिल होता था। तो तराई क्षेत्र में भी शुंग से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं। वह मिला है सेनापति स्तूप, और ये सेनापति स्तूप के जो भग्नावशेष मिले हैं, यह भी शुंगकालीन ही माने गए हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में गढ़वाल के देहरादून से तथा कुमाऊं उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र से भी अवशेष मिलते हैं शुंग काल के दौरान के। अब यवनों का जब आक्रमण उत्तराखंड में होता है, यवनों का मतलब पश्चिमी शक्तियाँ होती थी, अफगान, ईरान, इस क्षेत्र से आने वाली जो शक्तियाँ थी उनको यवन कहा गया। और इन यवनों ने उत्तराखंड और भारत दोनों जगह आक्रमण किया, और शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग उस समय शासक था। तो उस दौरान में पश्चिम हिंद यूनानी यवनों ने आक्रमण किया था, यानी जो सिंधु घाटी क्षेत्र के जो लोग थे, अफगान क्षेत्र के लोग थे, और उन क्षेत्रों ने उत्तराखंड और भारत में आक्रमण किया, और उस समय शासक था यहाँ का पुष्यमित्र शुंग। तो यवनों के शासनकाल के दौरान तो यवन आक्रमण का जो उल्लेख प्राप्त होता है, वह पुष्यमित्र शुंग के जो राज पुरोहित थे पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य ग्रंथ में इसका वर्णन किया कि यवनों ने उत्तराखंड और भारत में आक्रमण किया था, वह भी पुष्यमित्र शुंग के काल के दौरान। तो पुष्यमित्र शुंग के कुल पुरोहित यानी राज पुरोहित का नाम पतंजलि था, और जिन पतंजलि के नाम से आज आप लोग हर्बल क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वही पतंजलि हैं ये।
और इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। और महाभाष्य संस्कृत का एक महान ग्रंथ है और इसमें कहा गया कि यवनों ने उत्तराखंड में आक्रमण किया था। यह जानकारी मिलती है यवनों के आक्रमण से संबंधित। तो आज की यह वीडियो, हमारी यह अंक बहुत महत्वपूर्ण था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाएं ताकि आने वाले आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी त्रुटि न हो। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल की लिंक क्लिक करें और वहां जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सभी वीडियोज़ की PDF आपको वहां पर प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।